YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पल्सेस के बारे में। पल्सेस यानी कि दालें, जिन्हें कि हम लोग दलहनी फसलों के नाम से जानते हैं, उसी के बारे में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है कक्षा 10th की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका कि नाम एग्रीकल्चर है, उसके अंतर्गत है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? दालों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पल्सेस के बारे में। इससे पहले हम लोग देखिए भारत की जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, मिलेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास किसके बारे में रहेगी? पल्सेस के बारे में, यानी कि दालों के बारे में। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक से यह है कि भारत जो है पूरे विश्व के अंदर दालों के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है, यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? पल्सेस का। तो ये चीज नोट करेंगे कि हमारा देश भारत, इंडिया, दालों के उत्पादन में क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? पल्सेस का। और भारत के अंदर ग्लोबल लेवल पर जितना भी प्रोडक्शन है पल्सेस का, तो इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि देखिए 25% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन कहां पर होता है? इंडिया के अंदर होता है। तो यहां पर आपने एक बात जानी कि भारत देश पल्सेस के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा अगर बात की जाए उपभोग यानी कि कंजप्शन की, तो इंडिया जो है कंजप्शन के मामले में भी पहले नंबर पर आता है। यानी कि देखिए भारत जो है ये दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, और उसके अलावा भारत दालों का सबसे बड़ा खपत करने वाला देश भी है, यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, उसके अलावा लार्जेस्ट क्या है? कंज्यूमर भी है। वर्ल्ड लेवल पर जो दालों का प्रोडक्शन है उसका अकेला 25% कहां पर होता है? इंडिया के अंदर होता है। और वर्ल्ड लेवल पर जितना कंजप्शन है, दालों का जितना भी उपयोग किया जाता है, तो उसके अंदर भारत में देखिए 27% ऑफ वर्ल्ड कंजम्पशन का अकेला 27% कहां पर किया जाता है? इंडिया के अंदर। और अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो ग्लोबल प्रोडक्शन का 25% कहां पर होता है? इंडिया के अंदर। किस चीज का? दालों का, यानी कि पल्सेस का। उसके अलावा देखिए इतना बड़ा प्रोड्यूसर होने के बावजूद, और उसके अलावा भारत के अंदर इतनी ज्यादा खपत है कि जो प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रहा है, ये दालें भी कम पड़ जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता है पल्सेस को। तो आप लोग कह सकते हैं कि इंडिया जो है ये पल्सेस का इंपोर्टर भी है, यानी कि भारत के अंदर दालों का इंपोर्ट भी किया जाता है। और देखिए तकरीबन 14% जो दालें हैं ये बाहर के कंट्रीज से इंपोर्ट की जाती है इंडिया के अंदर। तो देखिए भारत के अंदर दालों का खूब बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता है, लेकिन वहीं पर क्या है कि कंजम्पशन भी जो है दालों का वो बहुत ज्यादा है। इसके चलते क्या किया जाता है? इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, सस्ते दामों के लिए भी इंपोर्ट किया जाता है। दालों को जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत क्या है कि इनके ऊपर आयात शुल्क नहीं देना पड़ता है। उसके चलते क्या है कि दालें सस्ती पड़ती है, जिसकी वजह से भारत बाहर की कंट्रियों से दालों को क्या करता है? मंगवाता है, इंपोर्ट करता है। तो ये चीज यहां पर तीनों इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 25% ग्लोबल प्रोडक्शन का, उसके अलावा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। कंजप्शन कितना है? ग्लोबल लेवल का 27% कंजम्पशन इंडिया के अंदर होता है। उसके अलावा दालों का इंपोर्ट भी किया जाता है। पिछले जो आंकड़े हैं उसके अनुसार लगभग 14% जो पल्सेस है इनका बाहर से आयात किया गया था। अब ये ऐसे कौन कौन से देश है जहां से भारत इन दालों को इंपोर्ट करता है? तो ये देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण देश है ये है कनाडा। कनाडा से सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया इंडिया ने। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया,
उसके बाद रसिया। तो ये 3 टॉप मोस्ट कंट्री है जहां से इंडिया क्या करता है, पल्सेज को इंपोर्ट करता है। इसके अलावा म्यांमार और यूक्रेन जैसे देशों से भी जो पल्सेज है इनको इंपोर्ट किया जाता है। इसके बाद देखिए, अब दालों के बारे में जो इंपॉर्टेंट जो हमारे तथ्य हैं महत्वपूर्ण, ये क्या है कि दालों के अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती है। ठीक है, अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अपने प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप लोग क्या करें, दालों को यूज करें, जिससे कि क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन की कमी है ये सब दूर हो जाएगी। तो पल्सेज जो हैं ये मेजर सोर्स हैं, पल्सेज आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। दालों के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। जैसे कि आप लोग सोयाबीन का एग्जाम्पल लें तो सोयाबीन में 43% से भी ज्यादा क्या मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग 100 ग्राम सोयाबीन लेते हैं तो उसके अंदर से 43% के करीब क्या होगा, प्रोटीन उसके अंदर मिलेगा। तो कुछ एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे। ये एग्जाम में जैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन में सोयाबीन रहता है, तो सोयाबीन को टिक करना होता है। सोयाबीन क्या है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। 43.22% के करीब इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद देखिए, जैसे कि मसूर की दाल, मसूर की दाल जिसे कि आप लोग क्या बोलते हैं, लेंटिल कहा जाता है, इसके अंदर 25.1% प्रोटीन आप लोगों को देखने को मिलेगा पर 100 ग्राम के अंदर। इसके बाद मूंग की दाल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके अंदर भी प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होती है। तो जैसे कि मूंग की दाल है, इसके अंदर भी जो प्रोटीन है 24.5% प्रोटीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहने का टोटल मतलब यही है कि जो पल्सेज हैं ये क्या है, पल्सेज आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में इनके अंदर पाया जाता है। इसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे कि कौन कौन सी दालों का उत्पादन भारत के अंदर किया जाता है। तो कौन कौन सी है, एग्जाम्पल लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, चने की दाल, यानी कि जिसे कि ग्राम कहा जाता है। चना, इससे क्या बनता है, जो चने की दाल है वो बनती है, तो ग्राम। उसके अलावा देखिए जो मटर है, ठीक है, मटर वैसे भी इस्तेमाल करते हैं और मटर की दाल भी होती है, तो ग्राम। पीज, मटर की दाल। उसके अलावा मसूर, मसूर की दाल अभी बताया क्या बोलते हैं, लेंटिल इसको कहा जाता है। इसके अलावा देखिए अरहर, अरहर की दाल। ये ऐसी दालें हैं जो कि रबी के सीजन के अंदर उगाई जाती है। रबी सीजन कौन सा, यानी कि सर्दियों के अंदर उगाई जाएगी और गर्मियों के अंदर इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ग्राम, पीज, मसूर, अरहर, ये क्या है, दालों की ऐसी फसलों के प्रकार हैं जो कि रबी सीजन के अंदर उगाई जाती है। नोट करेंगे ये कौन से सीजन के अंदर होती है, रबी सीजन के अंदर उगाई जाती है। इसके अलावा देखिए और दालें जैसे कि सोयाबीन, सोयाबीन, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंग, उड़द और लोबिया, ये दालें जो हैं ये कौन से सीजन में उगाई जाएगी, ये उगाई जाती है खरीफ। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ग्राम, पीज, मसूर, अरहर ये रबी की फसलें हैं। सोयाबीन, मूंग, उड़द और लोबिया ये खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलों में से भी देखिए सोयाबीन, मूंग और उड़द, सोयाबीन, मूंग और उड़द ये ऐसी फसलें हैं जो कि जायद सीजन के अंदर भी उगाई जाती है। ये कौन से सीजन में, जायद सीजन के अंदर भी उगाई जाती है। रबी सीजन कौन सा, सर्दियों में उगाएंगे चना, मटर, मसूर, अरहर को। गर्मियों के अंदर हार्वेस्टिंग होगी। इसके अलावा जब ऑनसेट ऑफ मानसून होगा, मानसून के आगमन के समय सोयाबीन, मूंग, उड़द और लोबिया उगाया जाएगा। बाद में सितंबर अक्टूबर में इनकी हार्वेस्टिंग होगी। जायद सीजन कौन सा है, रबी और खरीफ की फसलों के बीच का जो टाइमिंग है इसके अंदर ये फसलें उगाई जा सकती हैं दालों की, सोयाबीन, मूंग, उड़द, ये 3 फसलें। इसके बाद देखिए और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या महत्व है जो पल्सेज हैं दालों के, ये चीज नोट करेंगे। तो देखिए जो दाल की फसलें हैं, जो पल्सेज हैं,
तो इनकी अगर आप लोग खेती करते हैं तो इनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इनकी फसल को पानी की कम आवश्यकता होती है। और इसके अलावा जो सूखे क्षेत्र है जहां पर की नमी की मात्रा बहुत कम है, वहां पर भी इन फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पल्सेज हैं इनके लिए लेस यानी कम मॉइस्चर और पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि जो सूखे क्षेत्र है यहां पर भी आसानी से उगाया जा सकता है। लेस मॉइस्चर एंड वाटर की इनको क्या होती है, नीड होती है। उसके बाद देखिए दालों की जो फसलें हैं, जो पल्सेज क्रॉप है, दालों की जो भी फसलें हैं जो यहां पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो ये सभी फसलें कौन सी फैमिली के अंतर्गत आती है, ये चीज ध्यान रखनी है कि देखिए दालों की जो भी फसलें हैं ये लेग्यूमिनेसी फैमिली है प्लांट्स की, उसके अंतर्गत ये आती हैं। कौन सी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो हम लोग कह सकते हैं कि दालों की ये जितनी भी फसलें हैं जो कि यहां पर मैंने लिखी है, तो ये सब कैसी हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप है। दालें क्या है, लेग्यूमिनस क्रॉप के अंतर्गत आती है। लेग्यूमिनस क्रॉप कौन सी है, जो ऐसी क्रॉप जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आती हैं और इनकी जड़ों में क्या है, नोडुल्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी गांठ पाई जाती है और इन गांठों के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जिसको कि राइजोबियम कहा जाता है। अब ये राइजोबियम क्या करता है ये यहां पर देखेंगे हम लोग। तो देखिए मान लीजिए ये दाल का पौधा है, ये आपकी कोई दाल है, कोई भी दाल हो सकती है इसके अंदर से, मान लीजिए मूंग की दाल है, तो ये मूंग की दाल का प्लांट है आपके पास। तो इसके अंदर देखिए कौन सी फैमिली के अंतर्गत आएगा, ये लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसके अंतर्गत आएगा। और लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है यानी कि लेग्यूमिनस जो क्रॉप है, इनकी एक विशेषता क्या है, कौन सी चीजें आएंगी इसके अंदर, फलीदार पौधे आएंगे। कौन से पौधे आते हैं, जो फलीदार होते हैं, जिनके अंदर फलियां लगी होती हैं, वो पौधे किसके अंदर आते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। चना, मटर, मसूर, अरहर, कोई भी प्रकार के आप लोग दालें ले लीजिए, तो ये दालें किसके रूप में रहती है, मान लीजिए ये इसका फ्रूट है, तो ये इस तरह से फलियां होंगी और इन फलियों के अंदर से ही क्या है, दाल के जो दाने हैं ये निकलते हैं। तो ये कौन सी फैमिली के अंतर्गत है, लेग्यूमिनेसी फैमिली। और लेग्यूमिनस क्रॉप कौन सी है, जिनके ऊपर फलियां लगती हैं, फलीदार पौधे। अब मैं बता रहा हूं कि जो फलीदार पौधे हैं इनकी जड़ों के अंदर, मान लीजिए ये इन प्लांट की जड़ें हैं इस प्रकार से गहराई तक। अब ये जो जड़ें हैं, जड़ों के ऊपर देखिए इस प्रकार की गांठें पाई जाती हैं, उभरे हुई गांठें पाई जाती हैं। और इन गांठों को हम लोग क्या कहते हैं, इनको क्या कहा जाता है, नोडुल्स कहा जाता है। ग्रंथियां होती हैं, गांठें होती हैं। अब इस नोडुल के अंदर, ये जो नोडुल मैंने यहां पर बनाया है, इसके अंदर होता है एक बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कौन सा, कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जो फलीदार पौधे हैं इसके अंदर खासकर कौन सा, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया मिलेगा, राइजोबियम, ठीक है। अजोटोबैक्टर, इस तरह के बैक्टीरिया, यानी कि फलीदार पौधों में कौन सा, राइजोबियम देखने को मिलेगा। अब ये जो राइजोबियम है ये यहां पर नोडुल है और इस नोडुल के अंदर क्या है, राइजोबियम है। ये राइजोबियम जो है इस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, यानी कि सहजीवी रूप में रहता है। दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए रहते हैं। जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, इसको रहने के लिए क्या मिल रहा है, यहां पर रहने की एक जगह मिल रही है। जबकि पेड़ को अब क्या मिलेगा, पेड़ को मिलेगी नाइट्रोजन, ठीक है। इससे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है अब ये क्या करेगा, जो एनवायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जो नाइट्रोजन है एनवायरमेंट के अंदर, ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप है इस नाइट्रोजन का यूटिलाइज नहीं कर सकती है डायरेक्टली। तो ये जो राइजोबियम है ये क्या करता है कि देखिए जो एनवायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है इसको लेता है। ये बैक्टीरिया एनवायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है इसको लेगा और इसके बाद इस नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देता है ऐसी फॉर्म के अंदर जो कि प्लांट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कौन कौन सी, जैसे कि नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा, या फिर अमोनिया के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है।
अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो अमोनिया है या फिर नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, इसका क्या कर सकते हैं, ये प्लांट डायरेक्टली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इनके बीच में क्या हो गई, अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई, सहजीवी है, बैक्टीरिया को रहने के लिए मकान मिला और वहीं पर पौधे को क्या मिला, जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है इसका कन्वर्ट होकर जो रूप है अमोनिया ये मिला, जिसको कि ये प्लांट यूटिलाइज कर सकता है। तो लेगुमिनस जो क्रॉप है उनकी क्या है, ये एक विशेषता है, ध्यान रखनी है कि किन पौधों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, तो किन के अंदर मिलेगा, दालों के अंदर। और दालें किसके अंतर्गत आती है, लेगुमिनस क्रॉप के अंतर्गत आती हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए और क्या क्या दालों के पौधों के क्या क्या फायदे हैं। तो दालों की जो फसल है यानी कि लेगुमिनस जो क्रॉप है, इससे क्या होता है कि सबसे बड़ी एक ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सिंग। यहां पर जो हमने देखा एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, तो यही क्या है, इसी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग कहा जाता है। तो लेगुमिनस क्रॉप जो है ये क्या करती है, हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सिंग में, यानी कि जो एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन है फ्री, उसको क्या किया, इसको यूटिलाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सिंग। उसके अलावा देखिए ये जो लेगुमिनस क्रॉप है ये हेल्पफुल इन क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल को बदल बदल कर उगाया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि एक जैसी फसल की खेती नहीं करनी चाहिए जमीन पर, क्या करना चाहिए, फसलों को अदल बदल कर उगाना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, जमीन की जो उर्वरकता शक्ति है, जो फर्टिलिटी है सोइल की, ये बनी रहती है। तो जब आप लोग सोइल जो क्रॉप रोटेशन करेंगे तो इसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए आपने गेहूं की खेती की, रबी सीजन के अंदर होती है, ठीक है, सर्दियों में उगाया जाता है, जो हार्वेस्टिंग है गर्मियों में की जाती है। तो रबी के अंतर्गत आप लोगों ने गेहूं की खेती की, उसके बाद गेहूं की कटाई होने के बाद क्या करना चाहिए कि लेगुमिनस क्रॉप के अंदर से ही कोई क्रॉप उगानी चाहिए। जैसे कि अब रबी की सीजन तो चला गया, तो जायद के अंतर्गत सोयाबीन, मूंग या उड़द को उगाया जा सकता है उस खेत के अंदर। तो इसको उगाने से क्या होगा कि जो भी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी हुई है, खासकर जो नाइट्रोजन की है, इसको पूरा किया जा सकता है, क्योंकि क्या होगा, फिर से यही नाइट्रोजन फिक्सिंग वाली प्रोसेस होगी। तो इस तरह से ये क्रॉप रोटेशन के अंदर हेल्प करते हैं। हर एक सीजन के बाद अगर दाल को उगाया जाता है तो इससे क्या होता है कि ये हेल्पफुल होते हैं क्रॉप रोटेशन के अंदर। इसके बाद देखिए जो लेगुमिनस जो क्रॉप है ये क्या करती है, सोइल जो इरोजन है, मिट्टी का जो कटाव है, इसको क्या करती है, रिड्यूस करती है, कम करती है। ठीक है, जड़ें जो है वो सघन होती है, घनी होती है, मिट्टी को बांध कर रखती है, जिसकी वजह से सोइल इरोजन है ये कम होता है। उसके अलावा ये जो लेगुमिनस क्रॉप है ये क्या करती है, इंप्रूव सोइल स्ट्रक्चर। ये अभी हमने देखा कि सोइल स्ट्रक्चर को किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सिंग करके ये क्या करती है, जो सोइल की स्ट्रक्चर है, जो फर्टिलिटी है, इसको इंप्रूव करने का काम करता है कौन, ये जो लेगुमिनस क्रॉप है ये। तो ये था दालों के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के अंदर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दालों के मामले में। तो मध्य प्रदेश दालों के मामले में पहले नंबर पर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले नंबर पर कौन आता है, मध्य प्रदेश। ध्यान रखना है कि भारत में दाल उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो ये कौन सा है, मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है राजस्थान, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, उसके अलावा पांचवें नंबर पर है कर्नाटक। ठीक है, ये क्रम याद रखेंगे, नहीं तो ये तो इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश जो है दालों के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है। ठीक है, ये फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, राजस्थान, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसकी फसल के लिए कम मॉइस्चर और पानी की आवश्यकता होती है, तो राजस्थान जैसे एरिया के अंदर भी जो लेगुमिनस क्रॉप है इनको आसानी से उगाया जाता है। तो ये राज्यों को आप लोग याद रखेंगे जो कि दाल उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसके अलावा एक चीज और याद रखनी है कि भारत के अंदर
किस जगह को दाल का कटोरा कहा जाता है? जैसे कि चावल के बारे में जब पढ़ रहे तो आपने पढ़ा था कि धान का कटोरा किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक इसी तरह से जो दाल है, तो भारत में दाल का कटोरा, जो बाउल ऑफ पल्सेज है, यह किसको कहा जाता है? दाल का कटोरा। यह कहा जाता है, देखिए एक जगह है मोकामा, एक जगह है मोकामा, कहां पर? बिहार के अंदर। मोकामा बिहार के अंदर, पटना के अंतर्गत आता है मोकामा। तो मोकामा को क्या कहा जाता है? दाल का कटोरा भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट यही है इस टॉपिक के अंतर्गत। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।